दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका सिलेक्शन गाइडर के इस नए इम्पॉर्टेंट श्रृंखला में। देखिए ये जो श्रृंखला है होने वाली है ये आपको एग्ज़ाम बूस्टर की तरह से काम करेगी। ये अंतिम प्रहार है। अब यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन बिल्कुल पास में है। अगर एग्जामिनेशन की डेट नहीं बढ़ती है तो आपका ये एग्जामिनेशन 21 सितंबर को ही होने वाला है। तो हम लोग यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर के आए हुए हैं जीएस की कैप्सूल। ठीक है, कैप्सूल जानते हैं ना, तुरंत दर्द का निवारण यहाँ पर हो जाता है। तो इसके माध्यम से आपको अलग अलग प्रकार की चीज़ें, अलग अलग प्रकार के टॉपिक्स आपको वन गो में पढ़ाए जाएंगे, है ना। और ये विषय वस्तु ऐसी है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछी जाएगी। आज का जो हमारा टॉपिक इसमें रहने वाला है वो कंप्लीट आर्टिकल्स हम लोग आज के इस क्लास के माध्यम से कवर करेंगे। जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो सारे याद कर लेंगे। आप लोगों की भी डिमांड भी थी कि भाई आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको हमें सारे आर्टिकल्स बताना होगा। तो इस वीडियो में आपको संपूर्ण आर्टिकल्स, बिल्कुल आपको कंप्लीट आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। अंतिम ये प्रहार है जो आपको सिलेक्शन दिलाने वाला है। अगर ये इनिशिएटिव जरूर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और एक बार बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए आपको बता दें ये जो आर्टिकल्स हैं इसमें हमें पता है कि भाई ये बहुत सारे भागों में विभाजित है। ठीक है, इन भागों को एक बार में देख लेते हैं क्योंकि यहां से कभी कभी आपको रिलेट करने में आसानी हो जाती है। जैसे कि भाग एक, अगर भाग एक की बात आती है तो भाग एक की जो शुरुआत है अनुच्छेद नंबर 1 से लेकर के 4 खत्म, है ना। उसके बाद में भाग 2 आता है। भाग 2 हमारा 5 से लेकर के 11 तक आता है जिसमें नागरिकता के बारे में लिखा गया। अब इसके बाद में अगला जो नंबर है वो मौलिक अधिकार का है। ये 12 से 35 है। ये स्लैब आप अगर याद रखते हैं तो आप आसानी से आर्टिकल को गेस कर पाते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार हमारे हो गए 12 से लेकर के 35 तक में। उसके बाद में 4, अगर अनुच्छेद भाग नंबर 4 की बात करें तो ये हमारे डीपीएसपी है ना। भाग को आर्टिकल से रिलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार शुरुआत में हम लोग रिलेट कर लेते हैं, उसके बाद में स्पेसिफिक आर्टिकल्स पर चलेंगे। देखिए डीपीएसपी जो हमारे हो जाते हैं वो आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के 51 तक हो जाएंगे। और 4A हमारा जो भाग नंबर 4 का ए पार्ट है इसमें हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट चीज जोड़ी है 51A आर्टिकल में, जिसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहां से शुरुआत होती है केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार यूनियन गवर्नमेंट हमारी, भाग नंबर 5 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद की बात करेंगे तो इसको 52 से 151 तक लेकर के चलेंगे। ठीक है, 52 से 151 तक कुल मिलाकर के 99 आर्टिकल्स इसमें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, इसमें आप अगर देखेंगे तो भाग नंबर 6 से लेकर के भाग नंबर 6 जो आता है वो इसके बाद वाला 151 के बाद 152 आएगा। 152 से लेकर के 237 तक अगर हम लोग चलें तो वो हमारे राज्य सरकार के बारे में होगा। तो सबसे पहले केंद्र सरकार, फिर हमारी आती है राज्य सरकार। ठीक है, राज्य सरकार के बाद में एक इंपॉर्टेंट है जो कि भाग नंबर 7 है। इसे अब आप यहाँ पर, है ना, अब यहाँ पर जो है वो प्रथम संशोधन से हटाया गया, है ना। इसे अब वर्तमान में हटा दिया गया है। अब देखिए केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, यूटीज की बात करें तो अब देखिए राज्य हो गया, केंद्र हो गया, राज्य हो गया। अब आता है केंद्र शासित प्रदेश जो कि तीसरा हमारा विभाजन है। केंद्र शासित प्रदेश में 239 से लेकर के 242 तक आप इसे याद रखते हैं, है ना। उसके बाद में एक आता है हमारा इंपॉर्टेंट वाला, इसे हम लोग कहते हैं रबर आर्टिकल। ठीक है, रबर आर्टिकल 243 नंबर, जिसमें 243 से लेकर के 243 हमारा हो जाता है पंचायत के बारे में। 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक हो जाता है हमारा नगर पालिका से रिलेटेड। और जेड एच से लेकर के जेड टी तक हमारा हो जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अगला जो आता है शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स से रिलेटेड। ये 244 नंबर आर्टिकल जो है वो इससे संबंधित है, 244 और 244A। भाग नंबर 10 में इसका वर्णन है। अच्छा, 11 नंबर जैसे ही आता है ना, ये सेंटर स्टेट के बीच में रिलेशन कैसे बनता है, दो पटरियों का रिलेशन होता है ना। तो उसी तरह से 11 हमारा दो पटरियां हैं जो कि सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशन को सुनिश्चित करते हैं। 245 से लेकर के 263 नंबर आर्टिकल इससे संबंधित हो जाता है। जैसे ही 263 को आप क्रॉस करते हैं आपका आ जाता है भाग नंबर 12, है ना। भाग नंबर 12 जो है वो हमारा पैसे से रिलेटेड है। ये वित्त, संपत्ति, है ना, अनुबंध, वाद, इनसे रिलेटेड ये हो जाता है। 264 से लेकर, अच्छा पैसे के बारे में हम लोग पैरेलल एक सिस्टम बना लिया पहले हम लोगों ने, है ना। हम लोगों ने देखिए किस तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चर इसे किया गया है। पहले तो संघ हमारा था, उसके बाद राज्य था हमारा, उसके बाद में हमारे पास में यूटीज थी, यूटीज के बाद में हमारे पास में जो लोकल लेवल पर बॉडीज हैं वो सारी हो गई। अब लोकल लेवल पर बॉडीज भी हो गई तो कुछ ऐसे एरियाज जो कि शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल एरियाज होते हैं उनको हम लोगों ने ले लिया। उसके बाद में अगला जो
नंबर आया वो हमारा आ जाता है संघ और राज्य के ऊपर, है ना। संघ और राज्य के बीच में संबंध भी तो बनाने होंगे ना, है ना। अलग अलग तो सारे काम कर नहीं सकते, तो 245 से 263 तक यही संबंध हम लोग बना रहे होते हैं। अच्छा, संबंध में बहुत सारी चीजें हैं, संपत्ति है, वित्त है, ये सारी चीजें हैं वो हमारी 264 से 300 तक आ जाती हैं। उसके बाद में भारत के भीतर अगर व्यापार की बात करेंगे, संबंध बना लिया, वित्त स्थापित हो गया, लेकिन व्यापार के बिना क्या कुछ पॉसिबल है क्या? नहीं है, है ना। तो इसमें 301 से लेकर के 307 तक व्यापार के बारे में होता है। भाग नंबर 13 में इसका वर्णन है। भाग नंबर 14 जो होता है ये सर्विसेज, जो कि सर्विसेज हैं, जो कि यूनियन और स्टेट के बीच में जो सर्विसेज हैं, जैसे आपको भी पता है यूपीएससी होता है, स्टेट पीसीएस होता है ना। ये सारी चीजें हमारी भाग नंबर 14 में है। इनके बारे में लिखा कहां पर है? तो 308 से 323 में। अब 323 तक आप आ गए, 324 में जैसे ही आप आते हैं तो आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन शुरू हो जाता है। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन शुरू हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला जो नंबर है भाग नंबर 15। भाग नंबर 15 जो है वो हमारा निर्वाचन से संबंधित है ना। ये हमारा किससे संबंधित है? ये हमारा निर्वाचन से संबंधित है। उसके बाद में भाग नंबर जो हमारा 16 आता है, ये 330 से लेकर के 342 तक अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। अब देखिए जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, ऑफिशियल लैंग्वेज हमारा 343 से लेकर के 351 नंबर आर्टिकल है ना, 343 से 351 नंबर आर्टिकल। और इमरजेंसी जो प्रोविजंस हैं वो 352 से लेकर के 360 नंबर आर्टिकल में इसके बारे में लिखा गया है। मिसलेनियस की बात करेंगे 361 से 367 चले जाएंगे। इनको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये वाला बिल्कुल भी इसको आप भूलना ही नहीं है आपको। ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई, इमरजेंसी हो गई, है ना, इसके अलावा निर्वाचन हो गया, इनको तो बिल्कुल एकदम रट्टा ही मार लेना है आपको, है ना। उसके बाद में संविधान संशोधन बहुत बार पूछा गया है, हम लोगों को याद है 368 नंबर आर्टिकल, बस खत्म। उसके बाद में आ जाता है ये वाले, बिल्कुल भी आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अब देखिए अब आपके सामने हम इनको क्रमबद्ध तरीके से लेकर के आएंगे, जैसे कि संघ में क्या है, राज्य में क्या है, किस तरीके से काम करता है ये, है ना, किस किस आर्टिकल में क्या क्या प्रावधान लिखे गए हैं, है ना। अब देखिए आपके सामने आता है संघ और उनके राज्य क्षेत्र। जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो हम आपको अलग से स्टार मार्क करके बता देंगे। देखिए सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो आपका नाम पूछा जाता है ना आपसे। जब आपका परिचय लिया जाता है तो क्या पूछा जाता है? आपका नाम पूछा जाता है। नाम के बाद में आपसे पूछा जाता है कि आपके पास में क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्या आप किसी और प्रॉपर्टी पर हैं, इन्वॉल्व हैं, है ना। तो देखिए आपका जो राज्य है या उसमें अगर मान लीजिए कोई एक्सटर्नल प्रकार का एडजस्टमेंट हो रहा है तो आर्टिकल नंबर 2 में। उसके बाद में अगर कहीं इंटरनल एडजस्टमेंट हो रहा है तो आर्टिकल नंबर 3 हो जाता है। अच्छा, ये दोनों के दोनों जो एक तरह से एडजस्टमेंट है वो सिंपल मेजॉरिटी से किए जाएंगे, ये आर्टिकल नंबर 4 में लिखा गया है। तो पहले नंबर में सारे नाम लिख दिए गए, दूसरे नंबर में सारे नए राज्य जो प्रवेश होते हैं वो लिख दिए गए, और राज्यों के अंदर कोई अगर बदलाव होना है, जैसे कि उत्तराखंड को अलग कर दिया गया था उत्तर प्रदेश से 2000 में, है ना, तो वो सारे जो परिवर्तन है किस तरीके से किए जाएंगे वो अनुच्छेद नंबर 3 में लिखा गया। अनुच्छेद नंबर 4 में जो 2 और 3 नंबर आर्टिकल में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसमें किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता है ये आर्टिकल नंबर 4 में लिखा जाएगा। आर्टिकल नंबर 5 अगर पूछा जाए आपसे, देखिए भाग नंबर 2 हमारा पूरा का पूरा नागरिकता है ना। 5 जो है वो भारत में रहने वाले लोगों के लिए है जिनको नागरिकता दी जाएगी। आर्टिकल नंबर 6 जो है वो पाकिस्तान से आए हुए लोगों के लिए नागरिकता के संबंध में प्रावधान है ना। 7 नंबर आता है कि पाकिस्तान चले गए उसके बाद फिर से वापस ये भारत में आ गए, उनको 7 नंबर अनुच्छेद में हम लोगों ने रख दिया है। 8 नंबर आता है कुछ ऐसे हैं जो ओवरसीज सिटीजन्स हैं, उनको हम लोगों ने यहाँ पर 8 नंबर में लिख दिया है। 9 का मतलब हमने आपको पहले ही बताया था, 9 का मतलब नो होता है, मतलब आपने कहीं बाहर देश की नागरिकता ले ली है तो आपकी भारत की नागरिकता चली जाती है। आर्टिकल नंबर 10 जो है वो हमारे निरंतरता, अधिकारों की निरंतरता से संबंधित होता है, मतलब किसी भी प्रकार का अगर कोई परिवर्तन है तो उसमें संसद कर सकती है। और हाँ, ये भी एक चीज कि भाई अगर कोई संसद कानून बनाती है तो वो सारे के सारे नागरिकों को मानने ही पड़ते हैं। और 11 नंबर अनुच्छेद जो हमारा जाता है कि ये अगर किसी भी प्रकार का नागरिकता में कोई परिवर्तन करना है तो उससे संसद हमारी आसानी से कर सकती है। तो इसमें बेसिकली आपको 5 नंबर से लेकर के 11। अच्छा हाँ, एक चीज आप बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि सर हमें आर्टिकल कहां तक याद होने चाहिए। देखिए अगर जो इसमें देखें, इसका जो सवाल का आंसर एक शब्द में अगर देखें तो 1 से 50 तक बहुत बढ़िया याद होने चाहिए। ठीक है, 50 से लेकर के 100 तक हल्का फुल्का याद रहने चाहिए, लेकिन उसके बाद जो आते हैं इंपॉर्टेंट वाले, जैसे इलेक्शन कमीशन कभी पूछ लेगा, कभी आपसे सुप्रीम कोर्ट पूछ लेगा, कभी आपसे हाई कोर्ट, तो उसके बाद में फिर डिवीजन होते चले जाते हैं, है ना, अलग अलग टॉपिक के अकॉर्डिंग आपके आर्टिकल्स डिवाइड होते चले जाते हैं। सब कुछ यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। ठीक है, तो 1 से 50 तक बिल्कुल आपको एकदम रट्टा ही मार लेना है, आगे वाले जो है उनको थोड़ा सा स्किप करके, लेकिन ये कोशिश करें कि इंटेलिजेंट गेस या फिर जो सेक्शन में हम लोगों ने भाग को अनुच्छेद से
से रिलेट किया है उससे आप उसे आसानी से कर पाएं। देखिए उसके बाद में हमारा आता है जो भाग नंबर 3, ये 12 से लेकर के 35 तक लगभग इसके बारे में लिखा गया। अनुच्छेद नंबर 12 पहले राज्य की परिभाषा बता देता है, 13 हमारा जुडिशियल रिव्यू के बारे में बता देता है, लेकिन 14 से लेकर जो 18 तक है ये हमारा समानता का अधिकार है, ये इक्वालिटी से संबंधित है ना। 14 नंबर हमारा हो जाता है एक तरह से विधि के समक्ष समानता। 15 नंबर हमारा हो जाता है भेदभाव का निषेध। इसके बाद में 16 नंबर अगर रोजगार में आप भेदभाव कर रहे हैं तो वो भी निषेधित है। इसके बाद में 17 नंबर हमारा अनटचेबिलिटी से रिलेटेड हो जाता है और 18 नंबर हमारा उपाधियों के अंत से, मतलब हम किसी भी प्रकार की कोई उपाधि किसी को नहीं देते। और उसके बाद में अगला जो हमारा स्लैब आता है वो फंडामेंटल राइट्स में आपको भी पता है 6 प्रकार हैं, तो दूसरा जो स्लैब आ जाता है वो स्वतंत्रता से रिलेटेड हो जाता है। तो आर्टिकल नंबर 19 से शुरुआत होती है, आर्टिकल नंबर 19 से लेकर के 22 तक है ना, 19 से लेकर के 22 तक हमारी स्वतंत्रताओं के बारे में लिखा गया है। तो आर्टिकल 19 जो है वो हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, किसी भी प्रकार से हम लोगों ने सारे प्रकार पहले डिस्कस किए हैं। 20 नंबर जो हमारा हो जाता है वो अपराध में दंड से सुरक्षा से संबंधित हो जाता है, ठीक है, जो दोष सिद्धि से संबंधित अधिकार होते हैं वो आर्टिकल नंबर 20 में है। उसके बाद में जीवन जीने का अधिकार इंपॉर्टेंट वाला आर्टिकल नंबर 21 में लिखा गया है। और 22 नंबर जो है वो हमारा प्रिवेंटिव, जो अगर आपको अरेस्ट किया जाएगा तो उसके खिलाफ में आपके पास में क्या क्या अधिकार हैं। उसके बाद में 23 से और 24 जो है ये हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार रहता है, जिसमें 23 नंबर आपका मानव तस्करी को रोकने का काम करता है और जो 24 नंबर है वो बाल श्रम चाइल्ड लेबर को रोकने का काम करता है। उसके बाद में अगला हमारा स्लैब आता है जो कि धार्मिक अधिकार हमारे हैं, 25 से लेकर के 28 तक इनके बारे में लिखा गया। एक अगर व्यक्ति के बारे में पूछा जाए तो आर्टिकल नंबर 25 में उसके धर्म की स्वतंत्रता के बारे में सभी प्रावधान लिखे गए हैं, लेकिन अगर रिलीजन के को ऐसा होल समझा जाए आर्टिकल नंबर 26 में उसके बारे में वर्णन किया गया है। अगर 27 नंबर पूछे तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक है तो उसमें आपसे टैक्स नहीं लिया जाता। और 28 नंबर है कि आप किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक कार्य कर रहे हो तो उसके लिए आप उस इंस्टीट्यूट बना सकते हो, संस्था बना करके भी ये काम कर सकते हो। उसके बाद में आता है अगला जो हमारा स्लैब वो आता है माइनॉरिटी से रिलेटेड, आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल नंबर 30 है ना। आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल नंबर 30 जो है वो हमारा किससे संबंधित हो जाता है, वो हमारा अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण यहाँ पर किया जाता है, ठीक है, अल्पसंख्यकों के हितों का यहाँ पर संरक्षण किया जाता है। अब देखिए इसके बाद में जो अगला हमारा टॉपिक हो जाता है, अगला जो हमारा एक तरह से आर्टिकल इंपॉर्टेंट वाला है वो आर्टिकल नंबर 30 है, जिसमें शैक्षणिक संस्थाएं आप बना सकते हैं, कौन, अल्पसंख्यक। 32 नंबर जो हो जाता है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार और संविधान की आत्मा से ये संबंधित हो जाता है। अच्छा 33 नंबर हमारा संसद को ये अधिकार देता है कि ये आपके मौलिक अधिकारों का सीमांकन कर सकें, उसको लिमिट कर सकें। 34 नंबर कहता है मार्शल लॉ के समय पर जो रिस्ट्रिक्शन होते हैं। 35 नंबर ये कहता है कि किसी भी प्रकार का अगर कोई संशोधन मौलिक अधिकार में किया जाना है तो वो हमारी संसद उस चीज को परिवर्तित कर सकती है, ठीक है। इससे रिलेटेड बहुत सारे वाद भी हैं जिनके बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा स्लैब हो जाता है जिसमें मौलिक अधिकारों के बारे में लिखा गया है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, वन गो में आप देखते चले जाएंगे, आपको आसानी से सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में 36 से लेकर के 51 का स्लैब आता है जिसमें डीपीएसपी राज्य के नीति निदेशक तत्व लिखे गए, इंपॉर्टेंट वाले हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 36, इसमें फिर से जैसे आर्टिकल नंबर 12 में राज्य की परिभाषा लिखी गई थी उसी तरह से 36 नंबर में भी राज्य की परिभाषा को लिखा गया। 27 नंबर डीपीएसपी की क्या प्रकृति होगी, इसे हम लोग न्यायपालिका में एनफोर्स करा सकते हैं या फिर नहीं, ऐसी चीजें यहाँ पर 37 नंबर आर्टिकल में लिखी गई हैं। 38 नंबर जो है वो हमारा न्याय की स्थापना किस प्रकार की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना से संबंधित 38 नंबर अनुच्छेद हो जाता है। 39 नंबर हो जाता है विशेष सिद्धांत, राज्य की नीति से संबंधित जो विशेष सिद्धांत है, जैसे कि इक्वल वेतन मिलना चाहिए, है ना, जीविका का अधिकार होना चाहिए, संसाधनों का समान वितरण होना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ये सारी चीजें इसमें आर्टिकल नंबर 39 में। तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये फ्री लीगल एड, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड, जो जिसके बारे में 39A में लिखा गया है, ठीक है। 39 में लिखा गया समान वेतन वाली बात, ठीक है। 39A में लिखा गया जो आपको विधि के द्वारा सुरक्षा जो भी मिलती है ना वो आपको फ्री मिलनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आर्टिकल नंबर 40 आता है, पंचायतों से संबंधित है, गांधीयन प्रिंसिपल आपको याद रखना है ना। उसके बाद में आता है जो 42 नंबर आर्टिकल है, ये अगला इंपॉर्टेंट है जिसमें मैटरनिटी लीव के बारे में लिखा गया। 43 नंबर हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, लिविंग वेज जो वर्कर्स को है वो यहाँ पर दी जानी चाहिए, है ना, जो निर्धारित वेज है वो यहाँ पर दी जानी चाहिए। जो हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, सहकारी समितियां हैं, उनके बारे में 43B में लिखा गया। 44 नंबर हमारा यूसीसी से रिलेटेड है, 45 नंबर हमारा शिक्षा से रिलेटेड है, 46 नंबर हमारा अनुसूचित
अनुसूचित जाति, प्रमोशन किसका करना है, SC ST का प्रमोशन करना है, ऐसा 46 नंबर में लिखा गया। 47 नंबर हमारा जो पेय पदार्थ हैं, जो नशा है, इनको रोकने से संबंधित होता है। अच्छा, आपको ये तो पता ही है कि भाई DPSP तो गाइडलाइंस होती हैं किसके लिए, सरकार के लिए ये गाइडलाइंस होती हैं, है ना, ये आपको याद रखना है। तो सरकार अपनी नीतियों में इनका पालन करे, इनका अनुपालन करे, इस चीज को यहाँ पर सुनिश्चित किया जाता है। 48 नंबर हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। 48A की बात करें तो ये पर्यावरण से संबंधित है। 49 जो है वो हमारा राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं उनका प्रोटेक्शन सरकार करे, ऐसा यहाँ पर दिशा निर्देश दिए जाते हैं सरकार को। 50 नंबर जो है वो न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का काम करता है। और 51 नंबर जो हो जाता है ये हमारा अंतरराष्ट्रीय शांति को स्थापित करने का काम करता है। ठीक है, हम लोग 51 तक चले आए, इंपॉर्टेंट वाले सारे देख लिए ना। अब एक बार में आपको ये सारे याद हो गए होंगे। 51A आपको याद रखना है, ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, बस खत्म, इतना ही आपको इसमें 51 तक में बहुत अच्छे से इनको सबको याद करना होता है। अब आगे जो हम लोग यहां से पढ़ेंगे वो ऐसे हैं जिनके बारे में आपको आइडिया जरूर होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट आ जाते हैं राष्ट्रपति हमारे, है ना। राष्ट्रपति जो हम भारत का एक राष्ट्रपति होगा 52 नंबर। एग्जीक्यूटिव ये कार्यकारी अध्यक्ष होगा 53 नंबर में। 54 नंबर में आ जाता है जो ये राष्ट्रपति हैं इनके निर्वाचन से संबंधित इलेक्शन जो होता है वो 54 नंबर पे। 55 नंबर हमारा आ जाता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, जो मेथड ऑफ इलेक्शन होता है, कौन कौन वोट करेगा, कहां कहां से लोग कितने कितने आएंगे, किसका कितना वोटिंग शेयर होगा, 55 नंबर में लिख दिया हम लोगों ने। 56 नंबर में लिख दिया कि भैया इनका टर्म इलेक्ट हो गए, अब कितने समय के लिए आए हुए हैं, ये हमने लिख दिया है 56 नंबर में। 57 नंबर में ये लिख दिया कि भाई ये क्या दोबारा से राष्ट्रपति कोई बन सकता है, एक व्यक्ति अगर एक बार राष्ट्रपति बन गया तो क्या ये दोबारा बन पाएगा, उस चीज को हम लोगों ने 57 में लिख दिया। 58 नंबर जो हमारा हो जाएगा वो इलेक्शन, है ना, यहां पर आप किस तरीके से क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है। जैसे आप लोग जो ये वीडियो पटवारी एग्जामिनेशन दे रहे हैं इसके लिए कम से कम आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है ना, तो उसी प्रकार से इनके पास में भी कुछ न्यूनतम अर्हता होनी चाहिए। 58 नंबर जो अनुच्छेद है वो इन्हीं अर्हताओं के बारे में बताता है। 59 नंबर जो है वो राष्ट्रपति पद पर जब पहुंच गए हैं आप, तो आपको क्या क्या सहूलियतें मिलेंगी, क्या क्या शर्तें मिलेंगी, ये आपको यहाँ पर बताई जाती हैं। 60 नंबर हम लोगों ने याद किया था, ओ यहाँ पर भी है, ओथ में भी ओ होता है, तो राष्ट्रपति की शपथ 60 नंबर। इंपीचमेंट महाभियोग जो है वो 61 नंबर में आता है। 62 नंबर में अगर मान लो कहीं पर राष्ट्रपति खत्म हो गए या फिर ये अपने पद पर नहीं है तो उस समय पर एक उपराष्ट्रपति, है ना, ये या मान लीजिए कोई उपराष्ट्रपति, कोई अगला राष्ट्रपति चुन करके नहीं आया, तो उस समय पर जो काम कर रहे थे वही राष्ट्रपति के पद पर रहेंगे। ऐसा तो नहीं कि राष्ट्रपति का पद खाली ही पड़ा रहेगा, है ना, तो वो जब तक कोई नया नहीं आ जाता तब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। इस चीज के बारे में 62 नंबर में लिखा गया। अब इनसे संबंधित कुछ और चीजें जो इनकी पावर से रिलेटेड है, जैसे इन्हें क्षमादान की शक्ति मिलती है। ठीक है, इन्हें प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद की सलाह पर प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सहायता व सलाह लेने का इन्हें अनुमति होती है, 74 नंबर में लिखा गया। इन्हें प्रधानमंत्री और बाकी सारे लोगों को नियुक्त करने का अधिकार है, 75 नंबर। 123 जो है वो हमारा अध्यादेश बनाने की शक्ति है। 143 जो है वो हमारा सुप्रीम कोर्ट से ये मदद ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, 143 नंबर है। याद रखेंगे वो सलाह इन पर बाध्यकारी बिल्कुल भी नहीं होती। 352, 356 और 360 जो है ये हमारा नेशनल इमरजेंसी, राज्य की जो इमरजेंसी जिसे हम लोग राष्ट्रपति शासन कहते हैं, और तीसरा हमारा वित्तीय इमरजेंसी होती है, 360 नंबर पर फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है। तो ये राष्ट्रपति से संबंधित इंपॉर्टेंट वाले अनुच्छेद हम लोगों ने यहां पर देखे। आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर हमारा राष्ट्रपति का पद है ना। 54 से लेकर के 62 तक इनके कार्यकाल, योग्यता, महाभियोग, ये सारी चीजें लिखाई हैं। 72 नंबर में क्षमादान की शक्ति। 123 नंबर में ऑर्डिनेंस जो अध्यादेश है उसको पास करने की शक्ति, और 352, 356 और 360 में आपातकालीन शक्तियां इनकी लिखी गई हैं। उसके बाद में इसी से संबंधित आ जाता है हमारे महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। इनके बारे में एक ही चीज आपको याद रखनी है कि इनके बारे में जो वर्णन है वो अनुच्छेद नंबर 76 में लिखा गया। इसमें सब कुछ इनके बारे में लिख दिया गया है। ठीक है, सब कुछ इनके बारे में लिख दिया गया। एक चीज रह जाती है इसमें अनुच्छेद नंबर 76 में, वो है कि संसद में कार्यवाही में महान्यायवादी जो हैं वो भाग ले सकते हैं, ऐसा 88 नंबर में लिखा गया, 76 में नहीं है, ऐसा 88 नंबर में लिखा गया है कि महान्यायवादी को यह अधिकार है कि वो संसद की कार्यवाही में प्रतिभाग कर सकते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, 88 नंबर भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए उपराष्ट्रपति आ जाते हैं। उपराष्ट्रपति आपको भी पता है 63 से लेकर के लगभग मोटा मोटा 71 तक ये चलते हैं।
भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे 63 नंबर, भारत में पदेन सभापति एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होंगे राज्यसभा के, ये 64 नंबर में लिखा गया। इनके कार्यकाल या इनके एक तरह से अनुपस्थिति में जो मतलब प्रेसिडेंट की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ही प्रेसिडेंट की तरह से काम कर सकते हैं, ये 65 नंबर में लिख दिया गया। उसके बाद में निर्वाचन का जो प्रोसेस है, इलेक्शन का जो मेथड है, इसमें लोकसभा और राज्यसभा के लोग वोट करते हैं ना, तो वो सारी चीजें 66 नंबर में लिख दी गई। इनका कार्यकाल 67 नंबर में लिख दिया गया। 68 नंबर पर रिक्त होने पर क्या होगा, टाइम मतलब एक तरह से फिल करने का वैकेंसी के का, वो 68 नंबर में लिख दिया गया। 69 नंबर में शपथ लिखी गई है। 70 नंबर में एक तरह से यहां पर फंक्शंस लिखे गए हैं, है ना, यहां पर फंक्शंस लिखे गए हैं, राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन अन्य व्यक्ति द्वारा अगर किया जा रहा है तो वो कैसे कैसे किया जाएगा। 71 नंबर ये है कि भाई चुनाव संबंधी कोई भी विवाद होगा तो उसको कौन डील करेगा, उसको सुप्रीम कोर्ट, संसद नहीं सुप्रीम कोर्ट डील करेगी, ये आपको याद रखना है। और ऐसा लिखा कहां पर गया, 71 नंबर अनुच्छेद में लिखा गया। अभी हमें ये लग रहा है कि आपको ये सारे के सारे आर्टिकल जो हैं वो समझ में आ रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको याद हो रही हैं। ये एक बार में कैप्सूल आपको आपके ऊपर काम नहीं करेगी। जब आपको बुखार होता है ना, तो डॉक्टर क्या कहता है, भैया सुबह दोपहर और शाम 3 बार कैप्सूल खाइए, आपको आराम मिल जाएगा, या फिर 2 दिन कैप्सूल खाइए, आपको आराम मिल जाएगा। ये जो वीडियो रहेंगे कैप्सूल वाले, ये आपको 2-3 बार पढ़ने होंगे, तब आपको सारी चीज़ें आसानी से याद होंगी। इससे फायदा जरूर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग प्रधानमंत्री पर आ जाते हैं। प्रधानमंत्री की सहायता व सलाह के बारे में राष्ट्रपति जो है वो सलाह लेने का अधिकार 74 नंबर में लिखा गया। प्रधानमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में 75 नंबर में लिखा गया। 77 नंबर में भारत सरकार के जो कार्य हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर ही होंगे, ये आपको याद रखना है। ये हमारा लिखा गया किसमें, 77 नंबर। अच्छा, ऐसा ही कुछ प्रावधान जो है एक्स ऑफिसियो चेयरमैन के बारे में 53 नंबर अनुच्छेद में भी लिख दिया गया है ना। एग्जीक्यूटिव पावर्स जो होती हैं वो राष्ट्रपति के नाम से ही एक्सरसाइज करी जाती हैं, वो 53 नंबर में लिखा गया है। तो 53 और 77 बिल्कुल सेम है। 78 नंबर आ जाता है प्रधानमंत्री के सारे कर्तव्यों के बारे में। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से संबंधित ये 4 आप याद करिए, बस यहीं से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अब देखिए संसद आती है। संसद में 79 हम लोगों ने याद किया है सरला आंटी को, सरला आंटी याद है ना। सरला में हमारी संसद आ जाती है 79 नंबर, रा से राज्यसभा हो जाती है 80 नंबर, और ला से हमारी लोकसभा हो जाती है, ये हमारी 81 नंबर। 83 नंबर में अगर आप देखेंगे तो ड्यूरेशन जो हाउस ऑफ एक तरह से हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, उसका ड्यूरेशन कितना होता है, 5 साल होता है। राज्यसभा का कितना होता है, वो अनवरत चलती रहती है। वो सारी चीजें हम लोगों ने 83 नंबर में लिख दी। 84 में सदस्यता की संसद के जितने भी एमपीज हैं, है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, 84 नंबर में लिख दिया। 85 में संसद का सत्र स्थगन कैसे होता है, विघटन कैसे होता है, प्रोरॉग समन कैसे कैसे किया जाता है, वो 85 नंबर में लिखा गया है। संसद राष्ट्रपति जो है वो संसद के सदन को संबोधित करेगा, है ना, संबोधन करेगा। पहला जो सदन होता है वो राष्ट्रपति ही संबोधित करते हैं, ऐसा 86 नंबर पर लिखा गया है। संसद में महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद हैं वो आपके सामने यहाँ पर हैं, अभी और भी हैं। देखिए 87 नंबर जो आता है वो विशेष संबोधन अगर कोई होना है तो वो 87 नंबर पे। 93 में लोकसभा और लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में लिखा गया, है ना। उसके बाद में जो एक तरह से त्याग पत्र और पद से हटाना लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को, वो 94 में लिखा गया। तो 93 और 94 लोकसभा के स्पीकर की नियुक्ति और उनको हटाए जाने के प्रोसेस से संबंधित हो जाता है। मतदान की प्रक्रिया आर्टिकल नंबर 100 में लिखा गया है। 101 में हमारा संसद की सहायता की दोहरी स्थिति एक तरह से जो एक तरह से डिस्क्वालिफिकेशन है मेंबरशिप की, वो 101 में लिखा गया। 102 में अयोग्यता का आधार बनाया गया। 105 नंबर में विशेषाधिकार, एमपीज को क्या है जो विशेषाधिकार दिए गए वो लिखे गए। 108 नंबर संयुक्त बैठक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, बहुत बार पूछा जाता है। संयुक्त बैठक वाला बहुत बार पूछा जाता है। 110 नंबर हमारा मनी बिल है। 112 नंबर हमारा बजट है जिसमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा गया है। राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है, इस चीज को हम लोगों ने 111 नंबर पर लिखा गया है। 123 नंबर ऑर्डिनेंस से संबंधित है। 148 नंबर कैग जो भारत का होता है उसके बारे में है। 368 जो है वो संविधान के संशोधन के बारे में है। ठीक है, संसद से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट वाले हम लोगों ने देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं, स्पीकर को भी देख लेते हैं। ठीक है, स्पीकर वाले अलग से पूछ लिए जाते हैं, तो स्पीकर और चेयरमैन दोनों को हम एक साथ आपको बता देते हैं। लोकसभा अगर देखें, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उनका प्रावधान 93 में है। इनको हटाने का प्रावधान 94 में है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्य कौन करेगा वो व्यवस्था बनाने का प्रावधान 95 नंबर आर्टिकल में लिखी गई है। उसके बाद में अभियोजन के समय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का मतदान किस तरीके से होगा, अभियोजन के समय वो 96 में है, आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद में आप यहां पर 89 से लेकर के
89 और 90 देखेंगे जहां पर वाइस प्रेसिडेंट जो है वो सभापति रहेगा राज्यसभा में, ऐसा प्रावधान 89 नंबर अनुच्छेद में है। बाकी आप यहां पर स्किप कर सकते हैं। अब देखिए बिल से रिलेटेड अगर देखें तो 107 नंबर जो आता है वो संसद में विधेयकों की शुरुआत, पारित होने की प्रक्रिया यहां पर लिखी गई। इंट्रोड्यूस करना और पास करना बिल, वो प्रक्रिया किस तरीके से होगी वो यहां पर लिखा गया 107 नंबर में। 108 जो है वो संयुक्त बैठक है। आपको भी पता है किसी भी बिल में अगर कोई विवाद होगा तो लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ में बुलाया जा सकता है, ऐसा 108 नंबर आर्टिकल कहता है, हम नहीं कह रहे, ठीक है। 109 नंबर जो है वो धन विधेयक की विशेष भूमिका और सीमाओं के बारे में लिखा गया है, लेकिन इसकी जो परिभाषा है वो 110 नंबर आर्टिकल में लिखी गई है। इसे पेश किया जाएगा कि नहीं वो 111 में लिखा गया है। और इसी से जुड़ा एक और बिल होता है जिसे हम लोग वित्तीय विधेयक कहते हैं, फाइनेंस बिल कहते हैं, इनकी प्रस्तुति के बारे में 117 नंबर अनुच्छेद में लिखा गया है। 368 नंबर ये भी बिल से संबंधित है, ये संवैधानिक संशोधन से संबंधित बिल है। तो 107 से लेकर के 111 तक आपको पहले याद रखना है बिल से रिलेटेड, 117 याद रखना है और 368 याद रखना है। मोटा मोटा बिल से संबंधित इतने ही अनुच्छेद हमारे संविधान में मौजूद हैं। उसके बाद देखिए अब बजट से संबंधित देख लेते हैं। तो 110 हमारा मनी बिल है ही, 112 हमारा बजट है जिसे हम लोग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, याद रखना है। बजट शब्द का कहीं पर भी हमारे संविधान में वर्णन नहीं किया गया है ना। 113 हमारा अनुदानों की मांग, बहुत सारे अनुदान दिए जाते हैं, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, बहुत सारे अलग अलग फंड हम लोगों ने बनाए हैं, वहां से अनुदान दिए जाते हैं, वो सारे प्रावधान हम लोगों ने 113 में लिखे गए हैं। इसके बाद में 114 आता है एप्रोप्रिएशन बिल, है ना, ये विनियोग अधिनियम है, ये आपको याद रखना है। वोट ऑन अकाउंट 116 में है, 117 में हमारा फाइनेंस बिल आ जाता है। अच्छा ये वाले इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया 266 में लिखा गया, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया 266 में लिखा गया। इसके बाद में कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया 267 में लिखा गया। और वार्षिक वित्तीय विवरण, स्टेट का जो वार्षिक वित्तीय विवरण है उसके बारे में 202 में लिखा गया है, ठीक है। किस में लिखा गया? 202 में। कंटीजेंसी फंड और इसके अलावा जो है वो कंसोलिडेटेड फंड, ये दोनों जरूर से जरूर आपको इस स्लाइड में याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसकी स्थापना और न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में जो प्रावधान है 124 में। 129 पे आते ही न्यायालय अभिलेख, एक तरह से कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है, आपको भी पता है। एक न्यायालय से रिफर किया जाता है, एक न्यायालयिक आदेश से रिफर किया जाता है, दूसरा न्यायालयिक आदेश, है ना, आपको पता है पूरी हायरार्की। गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल्स केस, LIC रिफॉर्म्स ऑफ इंडिया, इस तरीके के अलग अलग प्रकार के जो केसेस हैं उनमें रिफर किए जाते हैं पुराने जो हमारे जो एक तरह से आदेश आए हुए हैं न्यायालय के, है ना। तो इसी वजह से न्यायालय को हम लोग कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं और इसके बारे में वर्णन 129 नंबर अनुच्छेद में किया गया है। मूल अधिकारिता की बात करें, ओरिजिनल जुरिडिक्शन की अगर बात करें तो 131 में है। और संवैधानिक मामलों में अपील की अगर बात करें तो 132 नंबर में है। सिविल मामलों में अपील की बात 133 नंबर में लिखी गई है। आपराधिक मामलों में अपील की बात जो है वो यहां पर लिखी गई है 134 नंबर पे, ठीक है। उसके बाद में पुनर्विचार की शक्ति, रिव्यू पावर 137 नंबर में भी लिखी गई है। और राष्ट्रपति का जो परामर्श वाली पावर है वो 143 नंबर पर लिखी गई है। याद रखेंगे, मोटा मोटा एक बेसिक आइडिया आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर आप इस वीडियो को 3-4 बार अगर देखते चले जाएंगे, है ना, तो निश्चित ही आप एग्जामिनेशन में जब आएगा क्वेश्चन तो आप आसानी से क्लिक कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में आता है निर्वाचन आयोग, इंपॉर्टेंट है। 324 नंबर इसकी स्थापना से संबंधित। 325 नंबर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाए या नाम ना काटा जाए वोटर लिस्ट में, धर्म, जाति, लिंग, भाषा, इसके आधार पर कोई भी नाम ना काटा जाए, ऐसा 325 नंबर अनुच्छेद में लिखा गया है। 326 नंबर हमारा आ जाता है वयस्क मताधिकार से संबंधित। 327 नंबर आ जाता है संसद का निर्वाचन संबंधी प्रावधान बनाने का अधिकार। निर्वाचन से रिलेटेड जो प्रावधान बनाना है वो संसद बनाएगी, ऐसा यहां पर लिखा गया 327 में। 328 नंबर राज्य की विधानमंडल और निर्वाचन संबंधी प्रावधानों का अधिकार है। 329 नंबर जो है ये न्यायिक हस्तक्षेप पर रोक है। निर्वाचन से संबंधित न्यायिक हस्तक्षेप पर किसी भी प्रकार की रोक यहां पर सुनिश्चित की गई है। अच्छा, यूपीएससी और स्टेट पीएससी जिसकी आप लोग तैयारी भी करते हैं उनके अनुच्छेद बिल्कुल सेम है, ठीक है। आपको याद रखना है 315 से लेकर के 323, अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। 315 हमारा आ जाता है संघ और राज्यों के लोक सेवा आयोग, ठीक है, उसके बारे में प्रावधान जो है वो 315 में है। 16 में इनकी नियुक्ति के बारे में है, अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, बहुत सारे अन्य भी सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति के बारे में लिखा गया है 316 में। अच्छा, इसके बाद में इनको पद से अगर हटाया जाना है तो 317 जो है, 17 मतलब खतरा, है ना, 317 से हटा दिया जाएगा।
आयोग की सेवा शर्तें जो हैं वो एक तरह से प्रेसिडेंट के इसके बाद में सदस्यों की संख्या जो तय करना है, जितने भी सदस्य इसमें हैं, जितने अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, वो सारे अधिकार हम लोगों ने किसको दिए हैं, राष्ट्रपति को, और ये 318 के तहत में दिए गए हैं। ठीक है, पुनर्नियुक्ति से संबंधित प्रावधान 319 में है। 320 जो है वो हमारा आयोग के कार्य हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कभी कभी। 320 जो है वो आयोग के कार्यों से संबंधित है। इनके खर्च जो हैं वो 322 नंबर में लिखे गए, और 323 में जो रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति को दी जाएगी, ऐसा लिखा गया है। अब ये दोनों के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल, स्टेट पीएससी जो है वो राज्यपाल को देगा, लेकिन जो हमारा यूपीएससी है वो हमारा राष्ट्रपति को देगा, ये आपको याद रखना है। तो वो हायरार्की आपको बिल्कुल कंफ्यूज उसमें नहीं होना है। अब देखिए फाइनेंस कमीशन आता है, 280 नंबर अनुच्छेद में इसके बारे में लिखा गया है ना। उसके बाद में लेकिन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का जो प्रावधान है वो 281 में है ना। इंपॉर्टेंट है ये वाला। 280 तो आप लोग बिल्कुल रट्टा मारे हुए हैं, लेकिन 281 में रिपोर्ट जो प्रस्तुत होती है वो उसके बारे में प्रावधान लिखा गया है। 282 नंबर केंद्र और राज्य के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन हेतु अनुदान जो दिए जाते हैं, ग्रांट जो दिए जाते हैं, वो 282 नंबर पे है। इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। ठीक है, ग्रांट हमारा 282 नंबर पे है। 281 नंबर में हम लोग फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हैं, और 280 नंबर जो है वो वित्त आयोग से संबंधित हो जाता है। कैग से जुड़े हुए हैं 148 से लेकर के 153। कैग की स्थापना 148 में है, बिल्कुल याद रखेंगे, किसी भी प्रकार की कोई इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। योग्यता कार्यकाल 149 नंबर में है। सहायता हेतु अधिकारी और कर्मचारी इनके होंगे 150 नंबर पे है ना। इसके बाद में कैग के द्वारा जो लिखी जाने वाली जो रिपोर्ट है वो 151 नंबर पे है ना। पद रिक्त होने पर क्या प्रावधान है, 152 नंबर। सेवा शर्तों और वेतन के बारे में 153 में लिखा गया। आप लोग कमेंट सेक्शन में ये तुरंत बताते रहिए कि भाई कैग की नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा करी जाती है। कमेंट सेक्शन में तुरंत से आंसर इसकी करिए, जो आर्टिकल नंबर 148 में लिखा गया, जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करिए। अब देखिए एनसीएससी और एनसीएसटी एक ही जगह पर हमने आपको बता दिया। 338 जो नंबर आर्टिकल है वो एनसीएससी से रिलेटेड है, 338 ए जो है वो हमारा एनसीएसटी से संबंधित है। दोनों ही आपको याद रखने होते हैं। अब देखिए राज्यपाल से जुड़े हुए प्रेसिडेंट हम लोगों ने देख लिए। स्टेट गवर्नमेंट पे उतरते हैं तो राज्यपाल याद आते हैं आपको, है ना। 153 से लेकर के 163 10 अनुच्छेद आपको राज्यपाल से संबंधित याद रखने होंगे, जहां पर नियुक्ति जो है इनके बारे में वो 153 में लिखी गई। कार्यपालिकी जो शक्तियां हैं, एग्जीक्यूटिव जो पावर्स हैं, वो 154 में लिखी गई। राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगी वो 155 में लिखा गया। इनका कार्यकाल क्या होगा ये 156 में लिखा गया। इनकी योग्यता क्या होगी वो 157 में लिखा गया। अब आ गए हैं तो शपथ भी लेंगे, वो 158 में लिखा गया। उसके बाद में ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में शपथ अगर मान लो कभी कभी पूछ लिया जाए, कार्यवाहक राष्ट्रपति बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन याद रखेंगे 159 नंबर में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अगर ये शपथ लेते हैं तो वो 159 में लिखा गया है। मान लो ऐसा हो जाए कि राष्ट्रपति हैं, है ना, राष्ट्रपति जो हैं वो अपने पद पर नहीं है, और अगर मान लो ऐसी स्थिति हो जाए कि उपराष्ट्रपति भी नहीं है, ऐसी स्थिति हो जाए कि चीफ जस्टिस भी नहीं है, इस तरीके से वो लगातार हायरार्की गिरते हुए चली आई और गवर्नर का नंबर आया, तो उसके बारे में जो प्रावधान है वो 159 में है, पूछा नहीं जाएगा। आपको शुरुआत के जो यहाँ पर 6 आर्टिकल लिखे हुए हैं यही आपको याद रखने होते हैं। उसके बाद में अगले जो इंपॉर्टेंट वाला याद रखना होता है वो बिल्स होते हैं, है ना। यहाँ पर 213 जैसे वहां पर ऑर्डिनेंस पास करने की अधिकार 123 में थे, यहां पर वो अधिकार 213 नंबर आर्टिकल पे दिए गए हैं। अच्छा 164 जो है वो कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसमें मिनिस्टर्स जो होते हैं ना उनकी नियुक्ति के बारे में, राज्य के जो मंत्री हैं उनकी नियुक्ति के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। अब देखिए मुख्यमंत्री से संबंधित 163 नंबर में सलाह ले सकते हैं, वो इनकी मंत्रिपरिषद होगी। 164 नंबर में राज्य मंत्रियों की नियुक्ति होगी। 166 नंबर जो है वो मंत्रियों के कर्तव्य के बारे में लिखा गया। 167 नंबर जो है वो मंत्रियों की रिपोर्ट और राज्यपाल को देने के बारे में लिखा गया, और 174 नंबर है वो समनिंग और स्थगन, है ना, प्रोरॉग करना और समन करना दोनों के बारे में जो राज्य विधानसभाएं हैं उनके बारे में 174 नंबर में लिखा गया, याद रखेंगे आपको। अच्छा इंपॉर्टेंट वाले जो हैं वो हमने आपको बता दिए हैं, और एक बार दो बार इस वीडियो को आप देखेंगे तो निश्चित ही आपको ये सारे याद हो जाएंगे। अच्छा हाई कोर्ट आ जाता है। अब हाई कोर्ट जो है वो 214 से शुरू होता है, बहुत इंपॉर्टेंट वाले याद नहीं रखने होते हैं आपको। 214 याद रखना होता है, 216 याद रखना होता है जहां पर न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। इनकी स्थापना के बारे में 214 में लिखा गया, न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में लिखा गया है 216 में। उसके बाद में रिट आता है 226 नंबर आर्टिकल, बिल्कुल याद रखेंगे, बिल्कुल भी नहीं भूलना है, इतने ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे उच्च न्यायालय से। उसके बाद में देखिए यूटीज आ जाते हैं 239 से लेकर के लगभग 242 तक इनके बारे में लिखा गया। 239 हमारा इनके प्रशासन के बारे में, है ना, यहाँ पर जो एलटी हैं या एडमिनिस्ट्रेटर जो नियुक्त होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, वो संबंधित सारे प्रावधान लिखे गए हैं, है ना। इसके बाद में जो लक्षद्वीप, पांडिचेरी आदि विधान परिषद और विधानमंडल की व्यवस्था किस तरीके से होगी वो 239 ए में हम लोगों
लोगों ने लिख दिया। राष्ट्रपति का संवैधानिक अधिकार 240 में लिखा गया, और न्यायिक व्यवस्था, इनके जो हाई कोर्ट्स होंगे वो किस तरीके से काम करेंगे, वो 241 नंबर में लिखा गया। तो केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित 239 से लेकर के 241 तक हम लोगों ने लिख दिया है। लोकल गवर्नमेंट आता है। लोकल गवर्नमेंट में जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो ग्रामीण प्रशासन पूछा जाता है, जिसके बारे में वर्णन 243 से लेकर के 243 ओ तक है ना। 243 ए जो है हमारा जाता है इलेक्शन से संबंधित। इसके बाद में कार्यपालिकी जो शक्तियां हैं वो 243 बी में आ जाता है। इसमें जो वित्तीय प्रावधान है सी में आ जाता है। आरक्षण जो है वो हमारा डी में आ जाता है। इसके बाद में शक्तियां और जो कार्य आ जाते हैं, है ना, शक्तियां और जो कार्य हैं ये 243 जी में आ जाता है। पंचायतों में पद की जो अवधि है वो 243 एच में आ जाता है। और लेकिन अगर हम लोग 243 जे में आए तो ये वित्त आयोग का गठन से संबंधित हो जाता है। 243 के हमारा राज्य के सरकार का अधिकार और नियंत्रण से संबंधित है। बेसिक आप यहां पर इतने अगर याद रखेंगे तो निश्चित ही आपको पंचायत से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल गलत नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद में आता है अगला आधिकारिक भाषा 343 याद रखना होता है। हिंदी अंग्रेजी का प्रयोग ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में किया जाएगा। भाषाओं से क्वेश्चन बना है, इसीलिए हम सारे के सारे आर्टिकल लिख करके लाए हैं। हिंदी का संवर्धन और प्रचार जो है वो 351 में है, ये भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। अपनी मातृभाषा में आप शिक्षा ले सकते हैं 350 ए में ऐसा लिखा गया। प्रारंभिक शिक्षा आप अपनी मातृभाषा में ले सकते हैं और राज्य इस चीज को निर्दिष्ट भी करेगा। इसके बाद में राज्यों की जो आधिकारिक भाषा है 345 में। भाषा का कमीशन जो एक बनेगा वो 344 में लिखा गया। और उसके अलावा एक और आपको याद रखना होता है अल्पसंख्यकों की भाषा, जिसके बारे में 350 नंबर आर्टिकल में लिखा गया है, ठीक है। 350 नंबर में आर्टिकल में लिखा गया। सारे ही याद रखेंगे, निश्चित ही यहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा आपके एग्जामिनेशन में। अगर पेपर को हार्ड बनाने की कोशिश करेगा तो इसी वाली स्लाइड से क्वेश्चन ये आपके लिए उठाएगा, ठीक है। तो सारे के सारे आपको इसमें याद रखने होते हैं। इमरजेंसी से संबंधित आपको सारे पता ही हैं भैया। 352 तो पता ही है, 356 तो पता ही है, 360 भी आपको पता है, ठीक है। इसमें देखिए 353 जो आता है वो कार्यपालिका की शक्ति। राष्ट्रीय आपातकाल में जो कार्यपालिका है किस तरीके से काम करेगी, केंद्रीकृत सब कुछ हो जाता है ना, राज्य सरकारें ज्यादातर खत्म हो गई है ना, तो केंद्रीकृत जो शासन है वो किस तरीके से काम करेगा वो 353 में लिखा गया। उसके बाद में वित्तीय प्रावधान किस तरीके से बदलाव, कोई अगर फाइनेंस लेवल पर अगर कोई बदलाव होना है वो 354 में लिखा गया। संघ और राज्यों के प्रति दायित्व जो है वो 355 में लिखे गए। राष्ट्रपति शासन के दौरान जो वित्तीय प्रावधान है वो 357 में लिखे गए। फंडामेंटल राइट्स का जो सस्पेंशन है उनके बारे में 358 नंबर आर्टिकल में लिखा गया है, ये आपको याद रखना है। 359 नंबर जो है वो फंडामेंटल राइट्स, जो अदर फंडामेंटल राइट्स हैं उनको हम लोग स्थगित कर सकते हैं 359 नंबर में। ये लेकिन याद रखेंगे आर्टिकल 20 और 21 ये हमारे एक तरह से इनको हम लोग सस्पेंड नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना है। आपातकाल वाले हम लोगों ने यहाँ पर देख लिए। अच्छा, अब लास्ट में आता है केंद्र राज्य संबंध, जहां से कभी छोटा क्वेश्चन बन जाता है। 345 हमारा राज्य में और केंद्र में विधायिका का जो क्षेत्र है उनके पावर्स जो है वो बिल्कुल स्पष्ट डिवाइडेड होने चाहिए। पावर्स अगर डिवाइडेड नहीं होंगे तो लोगों को अपने दायित्वों का पता नहीं होगा कि उन्हें करना क्या है ना, तो वो करने के लिए उनको बताने के लिए 245 नंबर अनुच्छेद हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जो हमारी सूचियां हैं उनके बारे में 246 ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सूचियों के बारे में कहां पर लिखा गया 246 में। संसद का अधिकार है कि राज्य के लिए कानून बनाना, राज्यों के लिए जो कानून बनाने का अधिकार वो पार्लियामेंट के पास में है, ये राज्यों के लिए कानून बना सकते हैं, 247 नंबर में लिखा गया। संघ और अधिकृत विषय जो है वो रेजिडुअल जो पावर्स हैं, रेजिडुअल पावर्स किसके पास में है, संसद के पास में है। और इस चीज को हमने लिखा कहां पर है 248 में लिखा है। अच्छा, इमरजेंसी के केस में है ना, संसद जो है वो राज्य की सूची पर कानून बना सकता है, 349 नंबर पे लिखा गया। युद्ध और बाहरी आक्रमण के समय जो राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद को मिलता है वो 350 में। याद रखेंगे आपके पास में 3 प्रकार के आर्टिकल यहां पर आ रहे हैं। एक है 248 नंबर, जहां पर जो बचे हुए विषय हैं, ऐसे विषय जिनके बारे में इन सूचियों में नहीं लिखा गया, रेजिड्यूरी जो पावर्स हैं वो संसद के हाथों में होंगी, 248 ऐसा कहता है। 249 जो है वो राज्य सूची पर कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो संसद के पास में है। इमरजेंसी के केस में है ना, ये हमारा 249 नंबर पर लिखा गया। लेकिन अगर युद्ध और बाहरी आक्रमण हो रहा है उसके समय पर जो पावर्स, जो एक तरह से एक्ट में अमेंडमेंट हो रहा है या फिर जो दिशा निर्देश जो कानून बन रहे हैं वो 250 नंबर अनुच्छेद में लिखा गया है। तो उसके बाद में जो एक और इंपॉर्टेंट आता है वो 2 या 2 से अधिक
राज्यों के लिए कानून बनाने का प्रावधान है ना, कंसेंट ऑफ स्टेट की जरूरत यहां पर रहेगी, स्टेट की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं, लेकिन ये 252 नंबर अनुच्छेद में हम लोगों ने लिखा है। 253 हमारा अंतर्राष्ट्रीय संधियों से संबंधित है, ठीक है, उसके क्रियान्वयन, जो भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं उसमें राज्यों में किस तरीके से क्रियान्वयन होगा वो 253 में लिख दिया। 256 जो है वो हमारा कार्यपालिकी दायित्व और केंद्र के निर्देशन से संबंधित है। 257 नंबर जो है वो हमारा निर्देशन में कार्य करना है ना, राज्य सरकार के निर्देशन में, या राज्य सरकार जो है वो केंद्र के निर्देशन में काम करेगी, ऐसा 257 में लिखा गया। और लास्ट में आता है इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना। अगर मान लो कहीं पर संघर्ष हो रहा है तो वहां पर समाधान के लिए हम लोग एक इंटर स्टेट काउंसिल बना सकते हैं, इसके बारे में लिखा गया है आर्टिकल नंबर 263 में, ठीक है। तो इसके माध्यम से हम लोगों ने देखिए सारे के सारे अनुच्छेदों को कुछ ही समय में याद कर लिया। जो इंपॉर्टेंट वाले हैं, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, हम लोगों ने सारे के सारे ऐसे अनुच्छेद यहां पर रिवाइज कर लिए, ठीक है। इसी तरह के और भी आपको जीएस कैप्सूल्स जो हैं वो मिलेंगे डेली अब से, है ना। डेली आपको 1 से 2 या 3 भी कैप्सूल्स देखने को मिलेंगे। एग्जामिनेशन तक आपको ये प्रोसेस जो है वो करते रहना है। अभी स्पोर्ट्स से रिलेटेड, फेस्टिवल से संबंधित, डांसेस से संबंधित जो स्टैटिक जीके का पार्ट है वो आपको कैप्सूल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। इसी के माध्यम से आप लोगों को सफलता मिलेगी, क्योंकि अगर एक्टिव कंपटीशन होता है ना तो वहीं पर आप लोग सीख पाते हैं। आपकी जो कम्युनिटी है वो सीखने वाले लोगों के लिए होनी चाहिए। आपका जो एक तरह से रिसोर्सेज हैं वो उन तक जरूर पहुंचने चाहिए, तभी एक हेल्दी कंपटीशन बनता है और उसी के माध्यम से आपका विकास होता है। इसी तरह के वीडियो के लिए आप लगातार बने रहें सिलेक्शन गाइडर पर। आज के इस वीडियो में वर्तमान के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।